ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ स्पीकिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डे 3 तक कंप्लीट कर लिया है और इस जो 10 डेज का कोर्स है इसमें हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 डेज के लिए ग्रामर के टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये 10 डेज में हम कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस को सीखेंगे जिससे हम वाकई में अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो गाइज डे 3 तक हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है। आज है हमारा डे 4 और मैं 10 डेज तक आपको अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस बताऊंगी जो कि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो डे 4 में भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और बिलीव मी अगर आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हो तो आप वाकई में बहुत ही अच्छी वाली अंग्रेजी बोल सकते हो। क्योंकि जो भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होता है वो क्या चीज़ का यूज़ करता है, उन लोगों को ग्रामर रूल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रामर रूल एक बार सीख जाओ उसे आप जल्दी भूलोगे नहीं। इंग्लिश बोलना है तो आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस आपको आने चाहिए। उनकी हेल्प लेकर ही आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे आपको कहना हो सच कहूँ तो आप बहुत ईमानदार हो, या फिर अभी भी समय है सुधर जाओ, आपकी बातें तो मेरी समझ से बाहर है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो सच कहूँ तो अभी भी टाइम है, आप मेरी समझ से बाहर है, ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। इनका अगर इंग्लिश आपको पता चल जाए तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। और मेरा मेन मकसद यही है कि आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊं भी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवा दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग लाइक कर रहे हो ना, आपका लाइक वेस्ट नहीं जाने वाला है। मैं पूरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करवाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मेरी समझ से बाहर है। अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बोलते हो ना कि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है, आपकी परेशानी मेरी समझ से बाहर है। समझ से बाहर है या मेरी समझ से परे है, बात दोनों एक ही हुआ क्योंकि हम सेंटेंसेस बोलने का तरीका अपना अपना होता है, लेकिन उसकी इंग्लिश होती है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपकी समस्या मेरी समझ से बाहर है, ये सवाल मेरी समझ से बाहर है, अंग्रेजी बोलना मेरी समझ से परे है। ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, उसके लिए आप बोलना बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब किसी की बातें आपको समझ नहीं आती है तो आप बोलते हो ना कि आपकी बातें जो है मेरी समझ से बाहर है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, इसे इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हारी। सबसे पहले देखिए मैं एक सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ, उसके बाद से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जाओ, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम अभी सीख भी जाएंगे, अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि बाद में हमें अगर टाइम नहीं भी मिले तो भी हम इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो 10 डेज का हमारा कोर्स चल रहा है ना, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम एक लंबा प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि सारे जितने स्ट्रक्चर मैं 10 डेज में आपको सिखाऊंगी वो सारा स्ट्रक्चर लेकर हम एकदम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और उस समय जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, आप मुझे स्ट्रक्चर्स बताओगे, क्योंकि अभी आप सीख ले रहे हो स्ट्रक्चर, बाद में प्रैक्टिस करते टाइम आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी बातें यानी कि योर टॉक्स। बहुत सारी बातें की बात कर रहे, यानी कि प्लूरल की बात करें, आर का यूज करेंगे, योर टॉक्स आर। उसके बाद समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मतलब तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। या फिर तुम्हारी बातें उसकी समझ से बाहर है, यहाँ पर मेरी की जगह उसकी कर दी है। गर्ल की बात किए, हर का यूज कर देंगे, बॉय की बात करेंगे, हीज का यूज कर देंगे। यहाँ पे आप
पॉसेसिव केस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपका सेंटेंस है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, उसका व्यवहार तो मेरी समझ से बाहर है। बोलते हो ना कि अरे यार कैसे वो व्यवहार करता है, उसका व्यवहार तो मेरी समझ से परे है या मेरी समझ से बाहर है। तो आप कैसे बोलोगे? उसका व्यवहार यानी कि उसका, यानी कि हीज, किसी बॉय की बात कर रहे हो, ठीक है। हम बोलेंगे हीज बिहेवियर is beyond my understanding, beyond my understanding। उसका व्यवहार मेरी समझ से परे है या मेरी समझ से बाहर है। तो हम बोलेंगे his behavior is beyond my understanding। ओके, नेक्स्ट है यह सवाल तो मेरी समझ से बाहर है। अंग्रेजी बोलना तो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। तो यह सवाल तो मेरी समझ से बाहर है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यह सवाल तो मेरी समझ से बाहर है। यह सवाल यानी कि दिस क्वेश्चन, यह सवाल यानी कि दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यह सवाल है ये मेरी समझ से बाहर है। गाइस, जो अभी अभी जुड़े हैं वो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग जुड़े बहुत जन हो लेकिन आप लोगों का लाइक बहुत कम है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। पहले से भी काफी लोगों का लाइक हो जाता है इसीलिए ज्यादा दिखता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग में से काफी लोग ऐसे हैं जो अभी तक लाइक करना भूल गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइव क्लासेस में ज्वाइन होते हैं, डायरेक्ट चैट सेक्शन में चले जाते हैं कमेंट देने के लिए और हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो होती है ना, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस वाली जो वीडियो होती है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि बहुत सारा सोचना पड़ता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं, जब हमें माइंड में कुछ नहीं रहती, हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस बीच हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, लेकिन जब बैठकर उस स्ट्रक्चर को लिखने जाओ तो माइंड में एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं आते हैं। इतने सारे सेंटेंसेस सोचना, उसकी इंग्लिश बनाना, स्ट्रक्चर्स को लाना कि इसका मतलब क्या होगा, सोचना, ये इस सब में बहुत टाइम लगता है। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगती है, तो आप मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग, फटाफट आप लाइक कर दीजिए। और बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप फटाफट शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन यूट्यूब तरफ से नहीं मिलती है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी नोटिफिकेशन चला जाए और वो भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन होकर लाइव में आंसर दे पाए, हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि जो लाइव में मज़ा है वो वीडियो में नहीं है। लाइव में आप डायरेक्टली आप टाइप करके बता सकते हो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसकी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलो, फालतू उसके कमेंट्स नहीं किया करो, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ये हाय हेलो ये सारे करके आप कुछ अंग्रेजी सीखने नहीं वाले हो। सिर्फ हाय हेलो सीख कर हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेजी बोलना है तो ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का आंसर दे के दिखाओ, देखो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। तो ये सारे जो मैं आपको लोगों के लिए इतनी मेहनत से सवाल इकट्ठा की हूँ, इसका आंसर दिया करो आप। उसकी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है, इसे अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? उसकी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। उसकी अंग्रेजी, मान लो किसी गर्ल की बात कर रहे हो तो हर आप यूज करना, ठीक है। अब बोलना हर इंग्लिश इज, क्या बोलेंगे? हर इंग्लिश इज, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे बताइए? हर इंग्लिश इज, उसके बाद क्या यूज करेंगे? बियॉन्ड, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया? उसकी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है, तो हम बोलेंगे हर इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे बताओ? तुम्हारी समस्या यानी कि कुछ स्टूडेंट है जो काफ़ी अच्छा आंसर देते हैं, मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं और हमेशा जवाब देते हैं, जैसे कि मीना अरोड़ा है, विजय है, गोनी सिंह है, ये सारे जो है ना, ये सारे अक्सर
जवाब देते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जवाब दिया करो इन लोगों की तरह। ये हमेशा वीडियो सेक्शन में भी मैं देखती हूँ या फिर लाइव में भी ये हमेशा ज्वाइन होते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ज्वाइन किया करो। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर है, इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर है। योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से परे है या बाहर है। ओके उसका नाटक तो मेरी समझ से बाहर है। कोई बहुत होता है ना, बहुत नौटंकी करने वाला होता है, तो हम गुस्से में बोलते हैं कि उसका नाटक तो मेरी समझ से बाहर है। उसका नाटक यानी कि हीज ड्रामा। किसी बॉय की बात करेंगे हीज, किसी गर्ल की बात करेंगे हर। ओके ये तो सब आपको पता होगा, ग्रामर मैंने सिखाया है। His drama is beyond my understanding. Beyond my understanding. सभी को जवाब देने हैं। इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए हो तो कुछ मेहनत करो, बिना मेहनत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका नाटक तो मेरी समझ से बाहर है। His drama is beyond my understanding. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ से बाहर है। स्वभाव यानी कि बिहेवियर, नेचर। ओके तुम्हारा स्वभाव यानी कि योर बिहेवियर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ से बाहर है। तो हम बोलेंगे, एक मिनट, तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ से बाहर है। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। पहले आप लोग एक ये सेंटेंसेस को फ्रेम करो, फिर मैं बताऊंगी। उसकी हरकतें, हरकतें यानी कि एक्शंस। ओके उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर है, क्या बोलेंगे? अगर गर्ल रहेगी तो हर का यूज करेंगे, बॉय रहेगा तो हीज का यूज करेंगे। ये तो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, हम ये किसके लिए यूज करें, बॉय के लिए यूज करें या गर्ल के लिए यूज करें, ठीक है। उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। मान लो हम गर्ल की बात करें तो हर एक्शंस यूज करेंगे। हम बोलेंगे हर एक्शंस आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हर एक्शंस आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब भी आपको बोलना हो कि मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारी जो अंग्रेजी आप बोल रहे हो ना, आपकी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। कोई टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है, हमें समझ नहीं आती है, तो हम उसे बोलते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है या मेरी समझ से परे है। तो आप क्या बोलना? बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट नंबर हमारा स्ट्रक्चर्स। अब एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आया। यस लिख दीजिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सभी बताइए फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हो। सेकेंड नंबर हमारा स्ट्रक्चर, आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट। यानी कि ऐसा आप बोलते हो ना, आपके कहने पर मैंने अंग्रेजी सीखी, आपके कहने पर मैं वहां गई, आपके कहने पर मैं शादी में जा रही हूँ, आपके कहने पर मैं उससे बात कर रही हूँ। तो आप जो बार बार आपके कहने पर जो आप यूज करो ना, उसके लिए आप यूज करना ऑन योर बिहेस्ट। ऑन योर बिहेस्ट यानी कि आपके कहने पर। जैसे कि आपके कहने पर मैं शादी में जा रही हूँ। मान लो किसी का शादी में जाने का मन नहीं था, बट आपने उसे काफी फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ, तुम जाओगे तभी वो तुम्हारी शादी में आएगा। तो मान लो आपने किसी को ऐसे फोर्स किया, तो अब वो जा रही है, तो जाते वक्त, निकलते वक्त वो आपसे कह रही कि आपके कहने पर मैं शादी में जा रही हूँ। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, बट आपके कहने पर मैं शादी में जा रही हूँ।
तो आपके कहने पर ऑन योर बिहेस्ट, जो कि लास्ट में हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। पहले मैं शादी में जा रही हूँ, आपको ग्रामर रूल तो पता है, टेंसेस मॉडल्स पता है, चलिए बनाइए। मैं शादी में जा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई एम। देखिए सिंपल सी बात है, ऑन योर बिहेस्ट का यूज तो आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑन है, ऑन से आप स्टार्ट नहीं करना। सिंपल है, मैं शादी में जा रही हूँ, इससे आप पहले यूज कर लो। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द मैरिज, आई एम गोइंग टू द मैरिज, मैं शादी में जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मैरिज। आपके कहने पर, यानी कि ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने ऑन यूज किया है, ऑन के बाद अगर कोई एक्शंस होता ना, तो ऑन के बाद वाले एक्शंस के लिए हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ऑन हमारा प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ऐसा आपको आगे बहुत सारे करने को मिलेंगे। आपके कहने पर उसने मुझे मारा, चलिए बनाइए तो पहले। उसने मुझे मारा यानी कि जान से मारा ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है। जान से मार देता तो क्या फिर वापस आके आप उसे कहते कि आपके कहने पर उसने मुझे मारा? नहीं, जान से यहाँ पर मारने की बात नहीं करिए, मान लो ठोकने की बात करिए, भाई अपनी बहन को ऐसे ठोकते रहते हैं ना, तो वैसे आप कहने की बात कर रहे हो। तो आप बताइए कैसे बोलेंगे, आपके कहने पर उसने मुझे मारा। नॉर्मली मारने के लिए अलग इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है और जान से मारने के लिए अलग इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। जान से मारने की बात करोगे किल का यूज करना, और नॉर्मली आप मारने की बात करो हिट का यूज करना, और हिट के तीनों फॉर्म होते हैं हिट, ओके। तो आप बोलना ही हिट मी, ही हिट मी, उसने मुझे मारा, ही हिट मी। आपके कहने पर यानी कि ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट, आपके कहने पर उसने मुझे मारा, ही हिट मी ऑन योर बिहेस्ट। वैसे ही मेरे कहने पर फोन खरीदा, मैंने उसके कहने पर फोन खरीदा। यहाँ पर देखिए आपके कहने पर हो रहा था ना, यहाँ पर उसके है, गौर किया आपने। तो देखिए अगर आपके आप बोल रहे हो तो आपने योर का यूज किया, राइट, लेकिन उसके बोल रहे हो तो बॉय होगा तो हीज का यूज करना, गर्ल होगी तो हर का यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे, मैंने उसके कहने पर फोन खरीदा, तो मैंने फोन खरीदा आई बॉट, मैंने फोन खरीदा आई बॉट। ये जो योर है ना, ये योर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई बॉट मोबाइल, मैंने फोन खरीदा आई बॉट मोबाइल, या फोन कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑन हीज बिहेस्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सब जगह आपके कहने पर ही यूज करें, उसके, मेरे दोस्त के, हम तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, उसके, मेरे दोस्त के, ऐसा कुछ भी वर्ड आएगा तो उसके जगह आप पोसेसिव केस का यूज कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कहने पर हम वहां गए, आपके कहने पर हम वहां गए। क्या बोलेंगे, आपके कहने पर हम वहां गए, इसके लिए पहले बोलेंगे वी वेंट देयर। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, वी वेंट देयर, हम वहां गए, वी वेंट देयर। आपके कहने पर, आपके कहने पर यानी कि ऑन योर बिहेस्ट, आप है इसीलिए योर का यूज किए, ठीक है। इससे पहले वाला सेंटेंस में उसके था इसीलिए हीज का यूज किए थे, तो ये चेंज हो सकता है आपका। आपके कहने पर वो सच बोल रहा है, आपके कहने पर वो सच बोल रहा है, तो वो सच बोल रहा है, पहले ये सेंटेंसेस हम फ्रेम कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, वह सच बोल रहा है, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ग्रामर रूल मुझे पता है कि आप लोगों ने सीख लिया है, 30 डेज आप लोगों ने अटेंड किया है, तो ग्रामर रूल आपने सीख लिया होगा। अभी तक मैं देख रही हूँ कमेंट आती है, अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर्ली सारे 1 by 1 करके वीडियोस को विजिट कर रहे और कमेंट भी करते, बहुत ही प्यारा प्यारा। तो आप भी अगर नहीं सीखे हो अभी तक, 30 डेज में ग्रामर का कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट कर लो, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं सीख सकते।
तो आप पहले सीक्वेंस वाइज सारे ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस अटेंड करना और सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस को देखना। ओके आपको बहुत सारे 10 डेज में बहुत सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को मैं सिखाऊंगी, अलग अलग स्ट्रक्चर्स। ओके आपके कहने पे वो सच बोल रहा है, ही इज टेलिंग द ट्रूथ ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, मैं मेरे दोस्त के कहने पर स्कूल गया। मेरे दोस्त के, यहाँ पर आपके नहीं है, मेरे दोस्त के। ओके तो मैं मेरे दोस्त के कहने पर स्कूल गया, तो हम क्या बोलेंगे, मैं स्कूल गया, इसके लिए हम बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया मेरे दोस्त के कहने पर, यानी कि ऑन माई फ्रेंड बिहेव्ड। है ना, काफी इजी, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे, ये हमारा परफेक्ट वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हम बोलेंगे आई हैव कम हियर। यहाँ जो कम आपने यूज किया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म नहीं समझना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हियर। आपके कहने पर यानी कि ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट। ठीक है, तो आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हियर ऑन योर बिहेस्ट। मैंने आपके कहने पर ये मोबाइल खरीदा, मैंने आपके कहने पर ये मोबाइल खरीदा, तो मैंने मोबाइल खरीदा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हम बोलेंगे आई हैव बॉट दिस मोबाइल, यह मोबाइल यानी कि दिस मोबाइल। आई हैव बॉट दिस मोबाइल, मैंने ये मोबाइल खरीदा है, आई हैव बॉट दिस मोबाइल। आपके कहने पर यानी कि ऑन योर बिहेस्ट। मान लो आपने कोई नया फोन खरीदा, ठीक है, और वो फोन 2-3 दिन में आपने चलाया और वो खराब हो गया, और आपने वो फोन खरीदा था आपके कहने पर। मैंने वो जो फोन खरीदा था वो आपके कहने पर खरीदा था, 2-3 दिन चला, खराब हो गया, तो अब मैं आप ही पर दोष दूंगी ना कि आपके कहने पर मैंने ये मोबाइल खरीदा, मैं तो कुछ और ही खरीदने वाली थी लेकिन आपके कहने पर मैंने ये मोबाइल खरीदा, तो सारा ब्लेम तो मैं आप पर ही डाल दूंगी। तो वहां पे आप यूज करना ऑन योर बिहेस्ट, ऑन हिज बिहेस्ट, ऑन माय फ्रेंड बिहेस्ट, जिस पे आप ब्लेम कर रहे हो ना उसका जिक्र कर देना। ओके, तो सेकेंड नंबर हमारा स्ट्रक्चर था आपके कहने पर। क्लियर है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर भी क्लियर है, काफी मजेदार स्ट्रक्चर्स है आज के। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बहुत इजी होते हैं, बस ग्रामर रूल आपको आने चाहिए। चलिए अब आगे देखिए। हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है जो करना था। यहाँ जो करना आपने यूज किया ना, यहाँ पे बोलना, पढ़ना, लिखना कुछ भी आ सकता है, तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए देखिए डैश में मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जब ये करना है तो यहाँ पे डिड का यूज हो जाएगा। करना है तो डिड का यूज हो जाएगा, बोलना रहेगा तो स्पोक का यूज हो जाएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट की बात की जा रही है ना। तो जो करना था, आई डिड व्हाट, ऐसे करके सेंटेंसेस आएंगे। देखिए सेंटेंसेस हिंदी वाले देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो करना था मैंने कर दिया, जो बोलना था मैंने बोल दिया, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, जो लिखना था मैंने लिख लिया, जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो सीखना था मैंने सीख लिया। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, वो सारे सेंटेंसेस एक ही तरह से बनाए जाते हैं। देखने में सारे अलग है, कहीं बोलना, कहीं पढ़ना, कहीं लिखना, कहीं सुनना, कहीं करना, ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्शंस चेंज होंगे, तरीका वही रहेगा। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है जो करना था मैंने कर दिया, जो करना था मैंने कर दिया। तो पहले देखिए यहाँ पर आप सेंटेंसेस में करना क्या चाहते हो, आपका सेंटेंसेस एक्चुअली में है क्या वो समझिए। जो करना था मैंने कर दिया, यानी कि ये सेंटेंसेस में आप कहना चाहते हो कि जो मैं करना चाहती थी मैंने कर दिया। ऐसा ही है ना कि जो करना था मैंने कर दिया, यानी कि आप यहाँ चाहते थे जो करना, आपने कर दिए। मैं जो बोलना चाहती थी मैंने बोल दिया।
तो यहाँ पर चाहने का सेंस आ रहा, भले चाहना नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर चाहने का सेंस आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, देन आप ये सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया, इसके लिए आप बोलोगे आई डिड, मैंने कर दिया आई डिड। उसके बाद आपको बीच में व्हाट लगाना है, मतलब मैं जो करना चाहती थी मैंने कर दिया। ऐसा ही आपका हिंदी वाला सेंटेंस आ रहा ना, लिखने का तरीका अलग है लेकिन बोलने का तरीका एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो आई डिड व्हाट, जो करना था यानी कि जो मैं करना चाहती थी, उसके लिए हम बोलेंगे आई wanted to do, बन गया। I did what I wanted to do, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, या फिर जो मैं करना चाहती थी मैंने कर दिया, ओके। वैसे ही जो बोलना था मैंने बोल दिया, यानी कि जो मैं बोलना चाहती थी मैंने बोल दिया, ऐसा हिंदी मीनिंग आ रहा, ठीक है। सब बोलने पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर चाहोगे तो आप वांटेड का तो यूज करोगे, क्योंकि चाहने के सेंस में वांट का यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे मैंने बोल दिया, यानी कि आई सेड, मैंने बोल दिया आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू से। जो बोल, यहाँ पर स्पीक का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर स्पीक का भी यूज कर सकते हो, से का भी यूज कर सकते हो। जनरली से का मतलब होता है, चलिए हम स्पीक का ही यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, यहाँ पर स्पीक का ही यूज करके दिखाऊंगी। आई स्पोक व्हाट आई वांटेड टू स्पीक, मतलब जो बोलना था मैंने बोल दिया। वैसे ही जो सोचना था मैंने सोच लिया, जो सोचना था मैंने सोच लिया, तो मैंने सोच लिया यानी कि आई थॉट, मैंने सोच लिया या मैंने सोचा, आई थॉट। जो यानी कि व्हाट, जो मैं सोचना चाहती थी, यानी कि जो सोचना था, आई wanted to think, I wanted to think. I thought what I wanted to think, मतलब जो सोचना था मैंने सोच लिया। वैसे ही जो खाना था मैंने खा लिया, जो खाना था मैंने खा लिया, तो हम बोलेंगे मैंने खा लिया यानी कि I ate। जो खाना था यानी कि what I wanted to eat, जो खाना था मैंने खा लिया, I ate what I wanted to eat। जो देखना था मैंने देख लिया, अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, जो देखना था मैंने देख लिया। बताइए इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो देखना था मैंने देख लिया, I saw। जो देखना था what I wanted to see, जो देखना था मैंने देख लिया, I saw what I wanted to see। देखिए मैंने देख लिया, इसके लिए I saw का यूज किए, जो what देखना था I wanted to see, मतलब मैं देखना चाहती थी इसलिए सब्जेक्ट I आया है। Got it? जो लिखना था मैंने लिख लिया, जो लिखना था मैंने लिख लिया, तो मैंने लिख लिया इसके लिए बोलेंगे I wrote। जो लिखना था यानी कि what I wanted to write, जो लिखना था मैंने लिख लिया, I wrote what I wanted to write। वैसे ही नेक्स्ट है जो सुनना था मैंने सुना, जो सुनना था मैंने सुना, तो मैंने सुना यानी कि I listened what I wanted। आप बोलोगे मैम दो बार आई आ जा रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको लगाने ही पड़ेंगे। listen, I listen what I wanted to listen, ठीक है। जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, यानी कि पहले हम बोलेंगे मैंने पढ़ लिया यानी कि I read। अब बोलोगे मैम ये रेड नहीं रीड है, तो गाइस ये रेड है,
क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और जब भी आप रीड को वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखते हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड में की जाती है। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। गॉट इट? आई रेड व्हाट आई wanted to read। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है इसलिए रीड में इसकी प्रोनाउंसिएशन की है। आई रेड व्हाट आई वांटेड टू रीड। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस था। मतलब जब भी आप ऐसा कहना चाहोगे कि जो करना था मैंने कर लिया, जो बोलना था मैंने बोल दिया, ऐसे वाले सेंटेंसेस को इस तरीके से आप बनाना। काफी अच्छा तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है। अब इसे बोल बोल के प्रैक्टिस करना और 100% गारंटी है कि आप इसका यूज अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर ऐसे ही चलता रहा। ये हमारा कितने नंबर स्ट्रक्चर है? थर्ड नंबर है ना? नहीं, फोर्थ नंबर है। ये हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है। 3 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने सीख लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन। आप ऐसे बोलते हैं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह यहाँ कभी नहीं आएगी। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इसके लिए यूज करेंगे इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है आपको, थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है, कुछ हार्ड नहीं लगता है। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह यहाँ नहीं आएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह यहाँ नहीं आएगी। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर लगा देंगे इफ दिस गोज ऑन, क्योंकि अगर से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कंडीशनल आपका सेंटेंसेस है, इफ से आप स्टार्ट करना। ठीक है, इफ दिस गोज ऑन। यहाँ पर चलता रहा के लिए कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोज भी इजी है। ठीक है, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसे ही चलता रहा, वह यहाँ नहीं आएगी। इसके लिए हम बोलेंगे शी वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने वॉन्ट का यूज कर दिया, क्योंकि हम एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं तो एडवांस तरीके से इंग्लिश ही बोलेंगे। ठीक है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट है। तो इफ दिस गोज ऑन, शी वॉन्ट कम हियर। शी वॉन्ट कम हियर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह यहाँ नहीं आएगी। इफ दिस गोज ऑन, शी वॉन्ट कम हियर। अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन। चलिए लगाते हैं। चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है, ग्रामर रूल आपको पता है, आप मेरे साथ स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। इफ दिस गोज ऑन, मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, यानी कि आई विल नॉट। वैसे वांट का भी यूज कर सकती थी, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग करके आपको दिखा दिया। आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। इवन का यूज क्यों किए? यहाँ पे तक का यूज किया ना, इसलिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। इफ दिस गोज ऑन, आई विल नॉट, या फिर आई वॉन्ट इवन टॉक टू यू। ओके, नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह तुम्हें छोड़ देगी। अगर ऐसे ही तुम चोरी करते रहे तो वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इसके लिए हम बोलेंगे इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन, वह तुम्हें छोड़ देगी, यानी कि शी विल लीव यू। शी विल लीव यू, वो तुम्हें छोड़ देगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। इफ दिस गोज ऑन, शी विल लीव यू। ओके, नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही चलता रहा हम काम नहीं कर पाएंगे। सारे एम्प्लॉयज ने कह दिया कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही चलता रहा, इसके लिए हम बोलेंगे इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन,
हम काम नहीं कर पाएंगे, we won't be able to। यहाँ पर able का यूज क्यों किए हैं? कर पाएंगे, यहाँ पॉसिबिलिटी है, हम काम नहीं कर पाएंगे यानी कि हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर विल बी एबल टू का यूज किए हैं, जो कि नॉट भी नेगेटिव है, इसीलिए विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट हमने यूज कर दिया। इफ दिस गोज ऑन वी वॉन्ट बी एबल टू वर्क। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, मैं घर छोड़ दूंगा यानी कि आई विल, ये ज्यादातर आपको फ्यूचर में ही देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको और कोई नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, फ्यूचर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ दिस गोज ऑन आई विल लीव द हाउस, मैं घर छोड़ दूंगा, आई विल लीव द हाउस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक दिन मार खाओगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक दिन मार खाओगे। इसके लिए हम बोलेंगे इफ दिस गोज ऑन, तो मार खाओगे, यू विल गेट बिटन अप वन डे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज गौर कीजिए, गेट बिटन का मैंने यूज किया है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं मारोगे, किसी थर्ड पर्सन से आप मरवाओगे। आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो कि तुम मार खाओगे, यानी कि आप किसी और से मार खिलवाओगे उसे, ठीक है, इसलिए गेट बिटन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों अलग हो जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, दोनों अलग हो जाएंगे यानी कि बोथ ऑफ देम विल बी सेपरेटेड। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन बोथ ऑफ देम विल बी सेपरेटेड। नेक्स्ट है अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम बोलेंगे इफ दिस goes on, you won't get even a penny। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इफ दिस गोज ऑन यू वॉन्ट गेट इवन अ पेनी, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपको बोलना हो ऐसे ही चलता रहा तो आप यूज करना इफ दिस गोज ऑन का। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है कि भनक लगना। जैसे कि पुलिस को चोर की भनक लग गई, तुम्हें मेरी जानकारी की भनक लग गई, उसे मेरी केक की भनक लग गई, यानी कि मैंने केक बनाया है उसकी भनक लग गई। तो हम जो यूज करते हैं ना भनक लग जाना, कि उसे हमारी योजनाओं की भनक लग गई यानी कि गेट विंड ऑफ, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। उसे हमारी बात की भनक लग गई, मतलब हम उसे पता नहीं लगने देना चाहते थे, लेकिन पता नहीं उसे कैसे भनक लग गई, यूज करते हैं ना। तो उसे हमारी बात की भनक लग गई, हम बोलेंगे ही गॉट। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो गेट है ना ये आपके वर्ब है, ये आपका वर्ब चेंज हो जाएगा आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पास्ट सिंपल की बात करें तो गेट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म गॉट में बदल जाएगा। ही गॉट विंड ऑफ अस। उसे हमारी बात की भनक लग गई, ही गॉट विंड ऑफ अस, ठीक है। पुलिस को चोर की भनक लग गई, तो हम बोलेंगे the police got wind of
द थीप, चोरी की भनक लग गई, चोर नहीं, चोरी की भनक लग गई, थेफ्ट, चोरी की, ठीक है। तो पुलिस को चोरी की भनक लग गई, द पुलिस गॉट विंड ऑफ द थेफ्ट। नेक्स्ट है तुम्हें मेरी योजनाओं की भनक लग गई, तुम्हें मेरी योजनाओं की भनक लग गई, तो हम बोलेंगे यू विल, तुम्हें मेरी योजनाओं की भनक नहीं लगेगी, नेगेटिव है, ठीक है। यू विल नॉट गेट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, यानी कि गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही आएगा, गेट विंड ऑफ माई प्लान, तुम्हें मेरी योजनाओं की भनक नहीं लगेगी, यू विल नॉट गेट विंड ऑफ माई प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुझे हर बात की भनक लग जाती है, मुझे हर बात की भनक लग जाती है, हम बोलेंगे आई गेट विंड ऑफ, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई गेट विंड ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, हर बात, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई गेट विंड ऑफ एवरीथिंग, मुझे हर बात की यानी कि सब कुछ की भनक लग जाती है। उसे मेरी शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए, उसे मेरी शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ही शुड, चाहिए बोल रहे हैं, है ना, ही शुड गेट विंड ऑफ माई मैरिज, उसे मेरी शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए, ही शुड, अच्छा नहीं था ना, नॉट का भी यूज करेंगे, ही शुड नॉट गेट विंड ऑफ माई मैरिज। नेक्स्ट है उसको हमारे संबंध की भनक लग गई है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, उसे हमारे संबंध की भनक लग गई है, हम बोलेंगे ही हैज गॉट विंड ऑफ our relationship, इसका मतलब हुआ उसको हमारे संबंध की भनक लग गई है, he has got wind of our relationship। नेक्स्ट है किसी को इस योजना की भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को इस योजना की भनक नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए बोलेंगे किसी को यानी कि no one should get, no one should not get, no one should get wind of this plan। यहाँ पे नॉट का यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर नो वन का यूज किए तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव में चला गया, इसीलिए नॉट का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। नो वन शुड गेट विंड ऑफ दिस प्लान, मतलब किसी को इस योजना की भनक नहीं लगनी चाहिए। वैसे ही उसे इस जानकारी की भनक लग गई, उसे इस जानकारी, इस इंफॉर्मेशन की भनक लग गई, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे he got wind of this information, उसे इस जानकारी की भनक लग गई, he got wind of this information। तो इस तरह से जब भी आपको बोलना हो कि इसकी भनक लग गई या फिर भनक लग गया, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गेट विंड ऑफ। वो आपका गेट वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपका वो वर्ब है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, जैसे कि तुम्हारी नज़र दूर दूर तक है, या फिर यहाँ पर जो पानी है वो दूर दूर तक है, तो दूर दूर तक जो आप यूज करते हो उसके लिए यूज करना फार एंड वाइड। सेंटेंस देखो आपको समझ में आ जाएगा, वह दूर दूर तक, एक मिनट, वह दूर दूर तक नजर नहीं आया, वो इतना दूर भाग गया कि वह दूर दूर तक नजर नहीं आया। दूर दूर तक यानी कि फार एंड वाइड, ओके। तो हम बोलेंगे वह दूर दूर तक नजर नहीं आया, he was not visible, he was not visible far and wide। वह दूर दूर तक नजर नहीं आया,
ही वॉज नॉट विजिबल फार एंड वाइड। दूर दूर तक पानी नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज करेंगे। दूर दूर तक पानी नहीं था, बोलेंगे देयर वॉज ओनली वाटर, देयर वॉज ओनली वाटर। दूर दूर तक पानी ही पानी था, देयर वॉज ओनली वाटर फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। दूर दूर तक पानी ही पानी था, देयर वॉज ओनली वाटर फार एंड वाइड। मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा, मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा, तो हम बोलेंगे आई सर्च्ड, आई सर्च्ड फॉर हिम, आई सर्च्ड फॉर हिम फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। तो मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा, आई सर्च्ड फॉर हिम फार एंड वाइड। नेक्स्ट है अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ, अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्प्रेड, स्प्रेड योर नॉलेज, स्प्रेड योर नॉलेज, स्प्रेड योर नॉलेज फार एंड वाइड। अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ, स्प्रेड योर नॉलेज फार एंड वाइड। मैं दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ, मैं दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। आप यहाँ पर घूमना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। मैं दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल फार एंड वाइड। मैंने उसे दूर दूर तक देखा, मैंने उसे दूर दूर तक देखा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई सॉ हिम फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। मैंने उसे दूर दूर तक देखा, हम बोलेंगे आई सॉ हिम फार एंड वाइड। नेक्स्ट, वह दूर दूर तक पढ़ने जाता है, वह दूर दूर तक पढ़ने जाता है, हम बोलेंगे ही goes to study, he goes to study far and wide, far and wide, he goes to study far and wide, यानी कि वह दूर दूर तक पढ़ने जाता है। हम दूर दूर तक घूमने गए, हम दूर दूर तक घूमने गए, हम बोलेंगे we traveled far and wide, far and wide। गाइज आप सभी को जवाब देने हैं, आप सभी मेरे साथ जवाब देते हुए चलो। अगर आप अभी जुड़े हो तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। काफी कम आप लोग लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो, लाइक कर दीजिए, ओके। और अगर आपका कोई फ्रेंड छूट गया है जो कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि वीडियो आ गई है और वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए। चलिए लाइक कर दीजिए और आप मेरे साथ आंसर देते हुए चलना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, 7th नंबर हमारा स्ट्रक्चर है, 7th नहीं 6 है, आई थिंक 6 है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं आ रहा कितने हैं, नहीं 7th हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे लगा, मुझे लगा तुम चोर हो, मुझे लगा तुम वहां गए हो, मुझे लगा आप अंग्रेजी सीख रहे हो, मुझे लगा कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो मुझे लगा यानी कि आई थॉट, मुझे लगा यानी कि आई थॉट। पास्ट है इसीलिए पास्ट में थॉट का यूज किए हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए इतने आसान नहीं होते, कुछ भी इतना आसान नहीं होता है सेंटेंसेस बनाना। देखने में इजी लग रहा है ना, हो सकता है आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत पड़ सकते हैं। देखिए मुझे लगा आज सोमवार है, एक्चुअली आज सोमवार ही है। जैसे आप किसी और दिन कल, जैसे कल के लिए आप यूज करो कि मुझे लगा सोमवार है, तो आप बोल सकते हो आई थॉट, मुझे लगा यानी कि आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे, इट वॉज मंडे टुडे। या फिर आप इस तरह से बोल सकते थे आई थॉट टुडे वॉज मंडे, ओके, मुझे लगा आज मंडे है।
यानी कि सोमवार है। मुझे लगा तुम रोहित हो, मुझे लगा तुम रोहित हो, तो हम बोलेंगे आई थॉट। मुझे लगा आई थॉट तुम रोहित हो, यानी कि यू वर रोहित, यू वर रोहित। आपके माइंड में कुछ सवाल है क्या? आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने हे की बात किया, तो यहाँ पर मैंने वॉज लगाया, यहाँ पे भी मैंने हो की बात किया, यहाँ वर्ड लगाया। बात तो मैं प्रेजेंट की, हिंदी वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है, लेकिन हम इंग्लिश में उसे पास्ट में क्यों कन्वर्ट कर दे रहे हैं? तो ये तो मैंने आपको इससे पहले भी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में मैंने बताया था। गाइस, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होता है और सेकंड सेंटेंस भले ही प्रेजेंट का ही क्यों ना हो, आपको बनाने पड़ेंगे पास्ट में ही। आई थॉट यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, मुझे लगा, ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, राइट। और ये जो आपका सेकंड सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट का है, लेकिन जब आप पास्ट में, अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भले ही प्रेजेंट का है, लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे उसे पास्ट में ही। ठीक है, बनाने पड़ेंगे उसे पास्ट में ही। याद रख लीजिए, ये चीज ऐसा है ना कि आपको हमेशा ये चीज याद होनी चाहिए, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई थॉट, आई थॉट यू वर मैरिड, आई थॉट यू वर मैरिड। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, आई थॉट यू आर मैरिड, यू वर मैरिड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुझे लगा तुम घर पर हो। सारे प्रेजेंट के हैं, लेकिन सारे बनेंगे किसमें? पास्ट में। मुझे लगा तुम घर पे हो, आप बोल सकते हो आई थॉट यू वर एट होम, यू वर एट होम। मुझे लगा तुम घर पर हो, आई थॉट यू वर एट होम। ठीक है, वैसे ही मुझे लगा आप नाराज हो मुझसे, मुझे लगा आप नाराज हो मुझसे, तो आप बोलोगे आई थॉट। आप मेरे साथ जवाब देते हुए चलो, ठीक है, आप बनाते हुए चलो। ये सारे इजी स्ट्रक्चर्स है, इजी हो चाहे हार्ड हो, बनाने तो आपको ही है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत आपको पड़ जाए। अब इसकी जरूरत तो हमेशा आपको पड़ेगी। मुझे लगा वाला सेंटेंस आप हमेशा बोलते हो, आप नहीं बोलते हो, आप दिन भर इंग्लिश जो बोलते हो, क्या आप इसका यूज नहीं करते? मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज है। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बहुत यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगा आप नाराज हो मुझसे, तो हम बोलेंगे आई थॉट यू वर, पास्ट में ही बनाएंगे ना, यू वर एंग्री, यू वर एंग्री विद मी, यू वर एंग्री विद मी। मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे, आई थॉट यू वर एंग्री विद मी। मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे, मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे, तो मुझे लगा यानी कि आई थॉट, मुझे लगा आई थॉट पापा मुझे डांटेंगे, यानी कि फादर वुड स्कॉल्ड मी। अब आप बोलोगे मैम ये वुड कैसे आ गया? तो गाइस, विल का पास्ट होता है ना, वुड विल का पास्ट होता है ना, तो पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस भी तो पास्ट में बनाना पड़ेगा, इसीलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, हम बोलेंगे आई थॉट, मुझे लगा आई थॉट यू वुड नॉट कम, आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा आज छुट्टी है, पहले आप बनाओ इसका आंसर, पहले इसका आंसर दो आप मुझे पहले। मुझे लगा आज छुट्टी है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसे दो तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाने का दो तरीका है। पहले हम बोलेंगे आई थॉट टुडे was a holiday, today was a
हॉलीडे। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है, एक तरीका आपका ये है, आई थॉट टुडे वॉज अ हॉलीडे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आई थॉट लगा देना, उसके बाद बोलना इट वॉज अ हॉलीडे टुडे, इट वॉज अ हॉलीडे टुडे। दोनों में से किसी तरीके से भी आप बोलो, आपका हिंदी सेंटेंस सेम रहेगा। मुझे लगा आज छुट्टी है, आई थॉट टुडे वॉज अ हॉलीडे, या फिर आई थॉट इट वॉज अ हॉलीडे टुडे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जब भी आपको बोला हूं मुझे लगा, यानी कि आई थॉट। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर है। अब ये हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर है ओवरनाइट। ओवरनाइट यानी कि रातों रात। वो रातों रात अमीर हो गया, आप रातों रात गायब हो गए, वो रातों रात अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो रातों रात जो आप यूज करते हो ना, रातों रात के लिए हम यूज करेंगे ओवरनाइट का। रातों रात यानी कि ओवरनाइट। जैसे तुम रातों रात धनवान हो जाओगे, यानी कि अमीर हो जाओगे, तुम रातों रात धनवान हो जाओगे। हम बोलेंगे, फ्यूचर की बात करें, हम बोलेंगे यू विल बिकम, यू विल बिकम रिच ओवरनाइट। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में रातों रात आएगा यानी कि ओवरनाइट। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप रातों रात वाले बोलते हो। आप रातों रात फेमस हो जाओगे, आप रातों रात 9-2-11 हो जाओगे, यानी कि भाग जाओगे, आप रातों रात अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, तो रातों रात यानी कि ओवरनाइट। मैं रातों रात प्रसिद्ध हो चुका था, मैं रातों रात प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो चुका था। कैसे बोलेंगे? आई हैड become, I had become famous, I had become famous। देखिए ये जो फेमस है ना, ये आपका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन बिकम एक्शन है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने यूज किया है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैड बिकम फेमस ओवरनाइट, ओवरनाइट। मैं रातों रात प्रसिद्ध हो चुका था, आई हैड बिकम फेमस ओवरनाइट। वह रातों रात गायब हो गई, वह रातों रात गायब हो गई। दिन में उसने चोरी किया और रातों रात वो गायब हो गई, तो हम बोलेंगे शी disappeared, she disappeared overnight। वह रातों रात गायब हो गई, she disappeared overnight। ओके, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे उसने मुझे रातों रात तलाक दे दिया, उसने मुझे रातों रात तलाक दे दिया, तो हम बोलेंगे she divorced, she divorced me overnight, she divorced me overnight। मतलब उसने रातों रात मुझे तलाक दे दिया, she divorced me overnight। वह रातों रात मशहूर हो गया, ये भी फेमस की बात ही कर रहा है, ठीक है, मशहूर होना भी फेमस ही होता है। वह रातों रात मशहूर हो गया, हम बोलेंगे he became, पास्ट की बात करें ना, इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज किए। he became famous, he became famous overnight। वह रातों रात फेमस हो गया यानी कि प्रसिद्ध हो गया, तो हम बोलेंगे he became famous overnight। नेक्स्ट है वह रातों रात अपना व्यापार जमा दिया, वह रातों रात अपना व्यापार जमा दिया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे he established, he established यानी कि जमा दिया, he established his business, his business overnight। उसने रातों रात अपना व्यापार जमा दिया, हम बोलेंगे he established his business overnight। नेक्स्ट, इसका दाम रातों रात बढ़ गया, इसका दाम रातों रात बढ़ गया, हम बोलेंगे इट्स प्राइस, इट्स प्राइस increased, its price increased overnight। इसका प्राइस रातों रात बढ़ गया, इट्स प्राइस increased overnight। रातों रात कुछ नहीं होता, इसे आप बना के दिखाओ। रातों रात कुछ नहीं होता, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
रातों रात कुछ नहीं होता, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। रातों रात कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो रातों रात तो उसके लिए आप यूज करोगे ओवरनाइट का। चलिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर स्ट्रक्चर है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। वह कभी कभी मेरे घर चाय पर आता है, हम कभी कभी ही घूमने जाते हैं, पापा मुझे कभी कभी ही डांटते हैं, आप कभी कभी ही अंग्रेजी सही से बोलते हैं। तो कभी कभी यानी कि ओकेजनली। ठीक है गाइज, आप लोग लाइक कर दीजिए। जैसे कि हमें बोलना हो मुझे कभी कभी तुम्हारी याद आती है, मुझे कभी कभी तुम्हारी याद आती है, हम बोलेंगे आई ओकेजनली मिस यू। आई ओकेजनली मिस यू मतलब मुझे कभी कभी तुम्हारी याद आती है, आई ओकेजनली मिस यू। ओके, ये आपका एक तरह से एडवर्ब है। ओकेजनली एक एडवर्ब होता है, लेकिन इसे स्ट्रक्चर के रूप में हम यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। वह कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाता है, वह कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाता है, हम बोलेंगे ही ओकेजनली makes me angry। he occasionally makes me angry। अब यहाँ makes क्यों यूज किए हैं? क्योंकि हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग makes यूज किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वह कभी कभी मेरी प्रशंसा करती है, वह कभी कभी मेरी प्रशंसा करती है, हम बोलेंगे she occasionally admires me। वह कभी कभी मेरी प्रशंसा करती है, she occasionally admires me। नेक्स्ट है तुम कभी कभी ध्यान देते हो, तुम कभी कभी ध्यान देते हो, हम बोलेंगे you occasionally pay attention। you occasionally pay attention मतलब तुम कभी कभी ध्यान देते हो, you occasionally pay attention। वह कभी कभी खाना पकाती है, वह कभी कभी खाना पकाती है, तो हम बोलेंगे she occasionally cooks food। she occasionally cooks food यानी कि वह कभी कभी खाना पकाती है। मैं कभी कभी गांव जाता हूँ, क्या बोलेंगे? मैं कभी कभी गांव जाता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप का नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसीलिए डज नॉट का यूज किए हैं। डज नॉट टॉक टू मी। सी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी यानी कि कभी कभी वो मुझसे बात नहीं करती है। कभी कभी मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, कभी कभी मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे माई फादर occasionally scolds me a lot। मतलब मेरे कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं। माई फादर ओकेजनली स्कोल्ड मी अ लॉट यानी कि मेरे पिताजी कभी कभी मुझे बहुत डांटते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमें समझ में आ गया ना। अब लास्ट हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। अब बहुत यूज करते हो मानना पड़ेगा, अब बहुत झूठ बोलते हो। मानना पड़ेगा आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हो, मानना पड़ेगा कि वो झूठ बहुत सफाई से बोलता है। तो जब भी आप यूज करो मानना पड़ेगा, उसके लिए बोलना आई हैव टू एडमिट। जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। कभी कभी ऐसे हम बोलते हैं ना, मतलब किसी को आप जाने के लिए बोल दिए कि चलो मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, फिर भी वो आपके रूम में बैठे हुए रहता है, निकलता ही नहीं है, आपकी बात सुनता ही नहीं है, तो आप गुस्से से बोलते हो ना मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे मानना पड़ेगा यानी कि आई हैव टू एडमिट।
तुम बहुत बेशरम हो, यानी कि यू आर वेरी सेमलेस, यू आर वेरी सेमलेस। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो, आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, यानी कि योर मदर इज वेरी नाइस, योर मदर इज वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट योर मदर इज वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यानी कि योर इंग्लिश इज वेरी गुड, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज वेरी गुड। नेक्स्ट, मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। इसके लिए बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट तुम बहुत लालची हो, यानी कि यू आर सो ग्रेडी, यू आर सो ग्रेडी तुम बहुत लालची हो, लालची यानी कि ग्रेडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। नेक्स्ट है, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट तुम बहुत चालाक हो, यानी कि यू आर सो क्लेवर, यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा वो परीक्षा में पास हो गया, मतलब आपको उम्मीद नहीं थी फिर भी वो पास हो गया, तो आप बोलते हो ना मानना पड़ेगा वो पास हो गया। तो हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट तुम वह परीक्षा में पास हो गया, तो हम बोलेंगे ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम। मानना पड़ेगा वो परीक्षा में पास हो गया, आई हैव टू एडमिट ही पास्ड द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चन बच गए। मानना पड़ेगा यह बहुत बहादुर है, मानना पड़ेगा आप एक बहुत अच्छे टीचर हो। ये 2 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइस, आज के लिए हम लोगों ने टोटल 10 स्ट्रक्चर्स किया। ये 10 स्ट्रक्चर्स क्या आपको समझ में आ गए? आपका इसका यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज में कर सकते हो। किसी स्ट्रक्चर में क्या आपको डाउट है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे कि आपको क्या चीज़ में डाउट है, मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को देखूंगी, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगेगा कि हाँ वीडियो में कुछ पावर था। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि वीडियो में पावर था या नहीं, ये 10 स्ट्रक्चर्स यूजफुल थे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप लाइक करना भूल गए हो तो। और अगर आसपास सभी लोग सुन लीजिए, आप लोग सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर ही सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए 10 डेज तक ऐसे यूजफुल स्ट्रक्चर्स करवाते रहूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमें लाइव ज्वाइन कर पाओगे रात 8 बजे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी। PDF से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये 2 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, चैट सेक्शन में नहीं देना है। कमेंट जब मैं ऑन करूँगी वहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे 5 वाली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।